रसिया की तरफ से स्ट्राइक हुआ है ओडेसा में। और ये ओडेसा में जो स्ट्राइक हुआ है ये तब हुआ है कल के दिन, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरिकोस मित्सोताकिस ये मीटिंग कर रहे थे। और ये मीटिंग करने के बाद जब उनका काफ़िला निकल रहा था तो उसी समय लगभग उनके काफ़िले से 200 मीटर दूर ये ब्लास्ट हुआ। और जो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर थे मित्सोताकिस, उन्होंने इस ब्लास्ट की आवाज़ भी सुनी। तो ये जो ब्लास्ट है इसमें 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हो गए। इगोर जकोवा ये यूक्रेन के डिप्लोमेटिक एडवाइज़र है, इन्होंने सीएनएन के साथ बातचीत में कहा है कि हो सकता है कि जो मिसाइल स्ट्राइक हुआ है ये रसिया की तरफ से हुआ है। और रसिया ने जानबूझ के ये स्ट्राइक ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर को डराने के लिए किया है। जबकि जो रसिया की तरफ से दिमित्री मेदवेदेव, जो कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ रशियन सिक्योरिटी काउंसिल है और साथ में वो रसिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि ये जो स्ट्राइक हुआ है ये हमारी तरफ से नहीं हुआ है। और वो आगे कहते हैं कि अगर हमको स्ट्राइक करना था तो हम टारगेट में करते। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट हैंड देख लिया है कि किस प्रकार से यूक्रेन में आम तौर में ये इस तरह से स्ट्राइक होते रहते हैं। तो उनका ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको कल के दिन मिला। तो उसके बाद वो आज के दिन बुचारेस्ट पहुंचे थे। वहाँ पर उन्होंने यूरोपियन कंजर्वेटिव पार्टी लीडर को एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने इस स्ट्राइक के बारे में अपने अनुभव को शेयर किया। और उन्होंने आगे कहा है कि मैं रसिया को एक मैसेज भेजना चाहता हूँ कि हम डरने वाले नहीं हैं। और साथ में उन्होंने कहा है कि वो उनका जो देश है ग्रीस वो यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। ये जो मित्सोताकिस की विजिट है ये कई महीने से प्लान थी। यूक्रेन में जब ये पहुंचे थे तो टॉप सीक्रेट इनकी विजिट को रखा गया था। और ये ओडेसा में इसलिए गए क्योंकि ओडेसा ग्रीस से काफ़ी उसका संबंध रहा है, पुराना संबंध है। ओडेसा में काफ़ी ग्रीक मूल के लोग रहते हैं। और जब ग्रीस इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चला था 1812 के समय, उस समय में ओडेसा में जो ग्रीक मूल के लोग थे उनका बहुत बड़ा योगदान था उस मूवमेंट में। तो ये ओडेसा में अभी भी काफ़ी ग्रीक मूल के लोग रहते हैं। तो इस वजह से जो ग्रीस का संबंध ओडेसा के साथ उसी को देखते हुए ये पहुंचे थे वहाँ पर। और ये ओडेसा अभी फ्रंट लाइन बना हुआ है, इसके ऊपर लगातार ओडेसा के ऊपर रसिया स्ट्राइक करता रहता है। एक वजह ये है कि बैटल लाइन के काफ़ी करीब है, साउथ ईस्ट यूक्रेन में ये पड़ता है ओडेसा। और दूसरा एक कारण ये भी है कि यहाँ से जो यूक्रेन है वो यहाँ से जो अपनी ग्रेन को एक्सपोर्ट करता है शिप से, वो इसी इलाके से करता है। पोर्ट सिटी है, पूरा का पूरा ये पोर्ट से भरा हुआ सिटी है। तो यहाँ से यूक्रेन एक्सपोर्ट अपने सामान को करता है। तो रसिया यहाँ पर जो यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तबाह करने के लिए वो लगातार ओडेसा के ऊपर अटैक करता रहा है। और कोशिश ये रही होगी कल के दिन कि जैसे कि ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचे थे यूक्रेन, तो उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने उनको दिलासा दिलाया कि जो ग्रीस है वो यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ओडेसा में जो नुकसान हुआ है रसिया की मिसाइल से, उनका उस रिकन्स्ट्रक्शन करने में जो ग्रीस है वो अपनी हेल्प करेगा और वो ओडेसा के लिए पैसे जारी करेगा लड़ाई ख़त्म होने के बाद। रसिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया जिसमें रसिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैक्रोन, उनके ऊपर आरोप लगाया और कहा कि जो फ्रांस है वो यूक्रेन में अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना चाह रहा है। दिमित्री पेस्कोव ये रसिया के फॉरेन स्पोक पर्सन है और इन्होंने कहा कि जो मैक्रोन है वो हमको नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। जैसे कि मोल्डोवा के जो प्रधानमंत्री है वो पहुंचे थे अभी फ्रांस में और उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ बात की है। तो ये जो मोल्डोवा के प्रधानमंत्री है संधु, इनके देश के ऊपर अभी खतरा है क्योंकि जो इनका एक सेपरेटिस्ट इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया, वो मोल्डोवा का इलाका है, लेकिन उसको 1992 के समय से वहाँ पर सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट है जो रसिया बैक सपोर्टर है, वो वहाँ पर वो राज करते हैं। तो पिछले हफ्ते ट्रांसनिस्ट्रिया की जो सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट है उसने रसिया की गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी और कहा था कि आप हमारे यहाँ पर सेना भेजिए। तो मोल्दोवा की जो सरकार है उसको लग रहा है कि उसका असर भी वैसे ही हो सकता है जैसे यूक्रेन का हो रहा है। तो इसको देखते हुए जो मोल्दोवा के जो प्रधानमंत्री है वो आजकल यूरोप की यात्रा में निकले हुए, तो फ्रांस में पहुंचे हुए थे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने मुलाकात की। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने उनको दिलासा दिलाया कि जो फ्रांस है वो मोल्डोवा के साथ खड़ा रहेगा और पूरा सपोर्ट मोल्डोवा को देगा। जो मोल्डोवा के प्रधानमंत्री है संडू, उन्होंने कहा है कि रसिया उनके देश को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है और उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर पुतिन को यूक्रेन में नहीं रोका गया तो फिर पुतिन ने मोल्डोवा की तरफ बढ़ना है और मोल्डोवा को कब्जा लेने के बाद पुतिन ने पूरे यूरोप की तरफ आगे देखना है। तो यानी कि पूरा का पूरा यूरोप इस समय खतरे की जद में है।
और वो आगे कहते कि अगर पुतिन को इस समय नहीं रोका गया तो कल हमारी बारी आएगी या परसों आपकी बारी आएगी। तो जो मोल्डोवा के प्रधानमंत्री थे उन्होंने पेरिस में पहुंच के मैक्रोन के साथ तो उन्होंने कई एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें से डिफेंस एग्रीमेंट भी शामिल था। जो मैक्रोन है उन्होंने इसके अलावा थर्सडे के दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी मीटिंग रखी थी और वो सपोर्ट गैदर करना चाह रहे हैं यूक्रेन के लिए। और जिस प्रकार से अभी पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले वहाँ पर, यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन समर के सीजन में है, तो वो जो उन्होंने मीटिंग की है उसमें वो यूक्रेन की लड़ाई के बारे में डिस्कशन उन्होंने की है। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से पिछले हफ्ते बिठाई गई थी जिसमें यूरोप के सभी देशों को बुलाया गया था मिलिट्री सपोर्ट के ऊपर, उसमें भी उन्होंने राय मांगी है। तो इस मीटिंग में अपोजिशन पार्टी के जो लीडर थे वो शामिल हुए थे और कोशिश मैक्रोन की ये है कि वो एक कंसेंसस बना सके इस मामले में जो यूक्रेन के हेल्प है, ताकि जो फ्रांस की जितनी भी पार्टियाँ हैं वो यूक्रेन के मुद्दे में कम से कम वो एक राय रखे। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वैंग ही, उन्होंने अमेरिका के ऊपर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जिस प्रकार से हमारी कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाए उससे लगता है कि अमेरिका घबराया हुआ है। साथ में उन्होंने चाइना और रसिया के संबंधों को उन्होंने बहुत बेहतरीन बताया और कहा है कि पिछले कुछ सालों में चाइना और रसिया के संबंध बहुत गहरे हो गए। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि पिछले साल चाइना और रसिया का जो व्यापार है वो $240 बिलियन तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि रसिया की जो तेल है उससे हमारे गाड़ियाँ चल रही है, जबकि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उससे भी रसिया को फ़ायदा पहुंच रहा है, यानी कि दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल संबंध है। और जिस प्रकार से चाइना इस समय लड़ाई में न्यूट्रल बना हुआ है, लेकिन उसके जो व्यापार से देखा जाए तो उसने रसिया के साथ काफ़ी डीप रिलेशन बनाने शुरू कर दिए है। पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड टस्क, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने थर्सडे के दिन कहा है कि यूरोप इस समय प्री वार के दरवाजे में खड़ा है। और उन्होंने कहा कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के कुछ साल पहले जो स्थिति थी यूरोप में, वही स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा ये हम नए दौर में जी रहे हैं और इसको प्री वार एपोक के रूप में मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो जिनके लिए प्री वार नहीं बल्कि ये वार का समय है। और उन्होंने कहा है कि ये उन लोगों के लिए ये बहुत ही क्रूल समय, बहुत ही दर्दनाक समय, वो यूक्रेन के बारे में कह रही है सारी चीज़ें। और उन्होंने कहा है कि हमको यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा है कि हमको दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहला चीज़ है कि हमको रसिया के मुकाबले हमारी इकोनॉमी काफ़ी मजबूत है। अगर हम सब इकट्ठा होकर रसिया का मुकाबला करें तो हम रसिया को आसानी से हरा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है पुतिन का जो उसकी जो विज़न है वो विज़न पूरे यूरोप में कब्जा करने की है। तो इसको देखते हुए हमको इकट्ठा होके ये कोशिश करनी चाहिए कि यूक्रेन को जितनी हेल्प हम पहुंचा सके, मिलिट्री हेल्प और इकोनॉमिक हेल्प, ये उतना ही ज़रूरी है। रसिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी उसने थर्सडे के दिन कहा है कि एक बेलारूसियन व्यक्ति को उसने गिरफ्तार कर दिया है। ये जो बेलारूसियन व्यक्ति था ये रसिया के अंदर टेररिज्म करने वाला था और इसको यूक्रेन की तरफ से इसको ऑर्डर मिला हुआ था। रसिया का जो क्षेत्र है करेलिया, वहाँ पर ये इसको इनकाउंटर किया गया इसका। और एफएसबी की तरफ से स्टेटमेंट आया जिसमें उसने कहा है कि ये जो व्यक्ति था ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को ये उड़ाने वाला था और उससे पहले ही रसिया ने इसको घेर लिया और इसको इनकाउंटर कर दिया इसका। तो जिस प्रकार से यूक्रेन और रसिया एक दूसरे के इलाकों में अटैक कर रहे हैं, ड्रोन से भी अटैक कर रहे हैं, और साथ में जो यूक्रेन है वो कुछ लोगों को हायर कर रहा है और वो रसिया के कुछ जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी हत्या करा रहा है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूक्रेन ने एक महिला को हायर किया था, उस महिला ने रसिया का एक बहुत सीनियर ब्लॉगर था उसकी हत्या करी थी। और एक और मामला आया था जिसमें एक व्यक्ति को यूक्रेन ने हायर किया था और उस व्यक्ति ने रसिया के एक मिलिट्री कमांडर की हत्या की थी। चेक रिपब्लिक ने अनाउंस किया है कि ये जो अभी कुछ दिन पहले स्लोवाकिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने रसिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत की थी, मीटिंग की थी। तो उसके बाद चेक रिपब्लिक ने स्लोवाकिया गवर्नमेंट के साथ जो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन है उसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया इनके संबंध काफ़ी पुराने और कभी इकट्ठा हुआ करते थे जब ये चेकोस्लोवाकिया इस जगह का नाम हुआ करता था। उसके बाद इस 1990 के बाद ये दोनों देश अलग हो गए, चेक अलग देश बन गया और स्लोवाकिया अलग देश बन गया, लेकिन इनके जो संबंध थे काफ़ी गहरे थे। अभी जो स्लोवाकिया में इलेक्शन हुए थे उसमें नई सरकार चुनी गई जो कि पुतिन के काफ़ी कोऑपरेशन कर रही है, पुतिन के साथ सहयोग कर रही है। और तब से जो स्लोवाकिया गवर्नमेंट हो प्रो पुतिन होती जा रही है।
और उसके देखते हुए जब ये स्लोवाकिया के फॉरेन मिनिस्टर ने रसिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत की थी, तो फिर चेक रिपब्लिक ने जो स्लोवाकिया गवर्नमेंट है उसके साथ गवर्नमेंटल कंसल्टेशन को सस्पेंड कर दिया। और चेक रिपब्लिक का कहना है कि जो स्लोवाकिया गवर्नमेंट ने जो अपना रास्ता चेंज कर दिया, जिसमें उसने अब रसिया के साथ कोऑपरेशन करना शुरू कर दिया, वो गलत है और हम इसका सपोर्ट नहीं करते। स्वीडन बहुत ही जल्दी नाटो का 32वां मेंबर बन जाएगा। अभी स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टन और फॉरेन मिनिस्टर टोबियस बिलस्टॉर्म ये वाशिंगटन पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर इन्होंने वहाँ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनके वहाँ पर जाके ये नाटो डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देंगे और उसके कुछ दिन बाद ये नाटो के ऑफिशियल मेंबर बन जाएंगे। तो स्वीडन की कोशिश थी, तो पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा था नाटो में ज्वाइन करने के लिए, और उसको आखिरकार पिछले हफ्ते से कुछ दिन पहले जो हंगरी की तरफ से एक रोड़ा लगा हुआ था वो हंगरी ने हटा दिया। अब हंगरी ने भी परमिशन दे दी है। अब स्वीडन को लगभग 31 देश जो शामिल है नाटो के, सबकी तरफ से परमिशन मिल चुकी है और बहुत ही जल्दी स्वीडन नाटो का 32वां मेंबर बन जाएगा। और ये इसलिए हुआ है, स्वीडन को 2 साल से वो कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि रसिया उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है। अगर रसिया यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन नहीं करता तो शायद से स्वीडन को अपने ऊपर खतरा नहीं लगता और वो नाटो की मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन नहीं देता। तो ये पूरा का पूरा जो जिम्मेदार है स्वीडन का नाटो मेंबर के बनने के ऊपर, ये पूरा रसिया का जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन, वही उसी की एक जिम्मेदारी है और उसी को देखते हुए स्वीडन ने नाटो की एप्लीकेशन के लिए साइन किया था। अभी जो EU लॉ मेकर है उन्होंने अप्रूव कर दिया है यूक्रेनियन फूड प्रोड्यूसर को एक्सेस देने के ऊपर, ये 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी पिछले कई दिनों से कई जगहों में प्रोटेस्ट चल रहा है, खासतौर पर पोलैंड और कुछ ईस्टर्न यूरोपियन देशों में, हंगरी हो गया उसमें शामिल और दूसरे देश भी है। तो वो इसलिए प्रोटेस्ट करे, वो चाह रहे कि यूक्रेन को जो यूक्रेन से जो रिस्ट्रिक्शन हटाए गए जब से लड़ाई शुरू हुई, वो रिस्ट्रिक्शन को दोबारा लगाना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि यूक्रेन की जो फसल है वो हमारे देश की फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, हमारी फसलें अब कम्पिटिटिव नहीं रह गई। तो उन्होंने कई ट्रक ड्राइवर हो गए या फार्मर उनको प्रोटेस्ट कर रहे। तो ऐसे लग रहा था कि यूरोपियन अभी यूक्रेन के लिए जो रिस्ट्रिक्शन हटाए गए थे अब उनको वापस लगा देगा, लेकिन आज के दिन जो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसने ये डिसीजन लिया कि जो रिस्ट्रिक्शन हटाए गए वो 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 साल तक रिस्ट्रिक्शन जो हटे हुए वो जारी रहेंगे।